उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद पहली बार जगदीप धनखड़ साहब सामने आए हैं और बोले हैं। क्या कहा है जगदीप धनखड़ ने? अभी तक उनकी एक बार भी आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी सामने नहीं आई थी, लेकिन अब चूंकि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव संपन्न हो चुका है, देश के नए उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं सीपी राधाकृष्णन, और ऐसे में उनसे पहले के, उनसे पूर्व के उपराष्ट्रपति यानी जगदीप धनखड़ साहब, उनकी टिप्पणी सामने आना, वो सामने आएंगे या नहीं आएंगे, इस बात का देश को इंतजार था और वो सामने भी आए। इस खबर में हम बात करेंगे कि जगदीप धनखड़ जब वो सामने आए हैं तो उन्होंने क्या कुछ कहा है और इससे आगे अब उनके पास में रास्ता क्या है, वो क्या कुछ कह सकते हैं। इस खबर में एक बड़ा पहलू है जिस पर हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि सीपी राधाकृष्णन जो कि देश के नए उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि एक तो होता है सोना और उस पर भी सुहागा, एक होता है करेला और वो भी नीम चढ़ा हुआ। तो ये जो नतीजे निकल करके सामने आए हैं बीजेपी के लिए, क्या ये सोने पर सुहागा है या करेला और वो भी नीम चढ़ा हुआ है? ये सोचने वाली बात है। आज के अखबार अगर आप उठा करके देखेंगे, आज के जितने भी अखबार हैं आप उठा करके देखिए, सब अखबारों की हेडलाइन ये जरूर है कि राधाकृष्णन वो 15वें उपराष्ट्रपति बने, 14 विपक्षी सांसदों की क्रॉस वोटिंग, इस तरह की बातें जो लिखी है। हालांकि इसमें पुष्टि ये नहीं की जा सकती कि किसने जो है वो कहां पर क्रॉस वोटिंग की है, अब सब सूत्रों के हवाले से चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन अखबारों के अंदर कहीं पर भी जगदीप धनखड़ का जिक्र नहीं है। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का विश्लेषण हो रहा है, यह बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में किसको कितने वोट मिले, कहां वोट मिले, क्या हुआ, यहां तक कि अखबार वो क्रॉस वोटिंग भी बता दे रहे हैं कि इतनी क्रॉस वोटिंग हुई है, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि पिछले चुनाव का नतीजा क्या था, पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, और पिछले चुनाव में जो थे वो कहां है, इस पर बात नहीं हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई भी चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, कहीं का भी चुनाव हो, क्या आप उस चुनाव के नतीजे को उसके जस्ट पहले वाले चुनाव के नतीजे से बिल्कुल अलग करके रख सकते हैं क्या? या यूं कहें कि पहले का जो चुनाव रहा उससे जो विश्लेषण है वो बिल्कुल जुदा हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता है। 2019 में क्या नतीजे आए वो 2024 में डिस्कस होंगे, 2024 में क्या नतीजे आए वो 2029 में डिस्कस होंगे। तो जगदीप धनखड़ जिस वक्त में 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे, उस वक्त में उनको कितना वोट मिला था? और बड़ी बात यह है, बीजेपी को 2022 के मुकाबले अब की बार जबरदस्त नुकसान हुआ है और दूसरी तरफ विपक्ष को जबरदस्त फायदा हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत बड़ा नंबर है। बीजेपी को 76 वोटों का सीधे तौर पर नुकसान हुआ है, एनडीए को 76 सीटों का 76 वोटों का सीधे तौर पर नुकसान हुआ है, और वहीं विपक्ष को 118 वोटों का सीधे तौर पर फायदा हुआ है। यह नंबर बहुत बड़ा है और इस नंबर में ही सोने पर सुहागा या करेला नीम चढ़ा, वो दोनों चीजें छुपी हुई है। अब सीपी राधाकृष्णन वो उपराष्ट्रपति बनेंगे, उसके बाद में उन पर भी नजर रहेगी कि वो किस तरीके से काम करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आज बात करते हैं कि धनखड़ साहब क्या बोले हैं। जाहिर सी बात है, कम से कम अब तो उनको आधिकारिक तौर पर अपनी चुप्पी तोड़नी थी ही थी, और अब करीब करीब 50 दिन होने जा रहे हैं, अब जाकर के उनकी चुप्पी टूटी है। और अब इंतजार है एक तारीख का, और वो तारीख है 25 तारीख, यानी 50 दिन के बाद में चुप्पी टूटी है और 25 सितंबर का इंतजार है। और आज जब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है तो क्या कहा है, ये लेटर जरा आप देखिए। ये उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ की तरफ से जारी किया गया है, और जगदीप धनखड़ उन्होंने अपना बयान, अपनी शुभकामनाएं एक तरीके से आप कहिए कि वो भेजी हैं। और जगदीप धनखड़ उन्होंने क्या लिखा है, क्या कहा है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जगदीप धनखड़ पूर्व उपराष्ट्रपति, उन्होंने शुभकामनाएं भेजी हैं, और शुभकामनाएं भेजते भेजते उन्होंने साथ में कहा है, उपराष्ट्रपति पद पर आपकी सीपी राधाकृष्णन की जीत जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के प्रति आपके विश्वास और कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। आपको पब्लिक लाइफ का काफी अनुभव रहा है। आपके नेतृत्व में इस पद पर, यानी उपराष्ट्रपति पद की जो गरिमा है वो और बढ़ जाएगी। तो ये उनकी तरफ से एक औपचारिक तौर पर बधाई दी गई है। जाहिर सी बात है,
राधाकृष्णन साहब को धनखड़ साहब क्या ही कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि जहां पर जो असली एक तरीके से आप कहिए कि संकेतों की लड़ाई है वो तो किसी और के साथ में, यहां पर तो कटसी एक तरीके से निभाई गई है और एक बधाई दी गई है औपचारिक तौर पर, लेकिन कम से कम पहली बार ये चुप्पी तो उनकी टूटी। उपराष्ट्रपति पद पर आपकी यानी सीपी राधाकृष्णन की जीत जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के प्रति आपके विश्वास और कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। आपको पब्लिक लाइफ का काफी अनुभव रहा है। आपके नेतृत्व में इस पद की, उपराष्ट्रपति पद की गरिमा और ज्यादा बढ़ जाएगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। अभी तक जो है खबरें ये थी कि वो हैं कहां पर, और भास्कर की खबर देखिए आप, दिल्ली के अंदर छतरपुर में एक फार्म हाउस में वहां पर वो मौजूद हैं। भास्कर के रिपोर्टर उनके रिश्तेदार बन करके गए, लेकिन पुलिस ने मिलने नहीं दिया। पुलिस का 24 घंटे वहां पर पहरा लगा हुआ है, यानी अभी वो प्राइवेट एक फार्म हाउस में है, कोई सरकारी आवास में नहीं है, और वहां पर भी पुलिस का पहरा है, और वहां पर भी कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा ये पुलिस तय कर रही है। और पुलिस किसके संपर्क में होगी या किससे दिशा निर्देश आ रहे होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो जगदीप धनखड़ अब क्या करेंगे ये बड़ा सवाल है। हालांकि इंतजार जो है वो 25 सितंबर का है, क्योंकि जिस फार्म हाउस में वो रह रहे हैं वो चौटाला परिवार का फार्म हाउस है, और इसी फार्म हाउस में, इसी चौटाला परिवार के फार्म हाउस में जहां पर वो रह रहे हैं, इन्हीं के बड़े नेता चौधरी देवीलाल वो गुरु रहे जगदीप धनखड़ के, और उनका जन्मदिन है इसी 25 सितंबर को। यानी महज 15 दिनों का इंतजार है। 15 दिनों के इंतजार के बाद में क्या बोलेंगे ये देखना बाकी है, लेकिन उससे पहले ये आंकड़े कुछ कहते हैं। ये आंकड़े देखिए, 2022 का जो चुनाव हुआ था उसके आंकड़े पहले आप देखिए। 2022 में जब जगदीप धनखड़ जीते थे उस वक्त में मोदी जी की ताकत को इन आंकड़ों में महसूस कीजिए, और आज लाचारगी और बेबसी को भी महसूस कीजिए। 2022 में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ, जगदीप धनखड़ उस वक्त में जीते थे, उनको 528 वोट मिले, 74% वोट एक तरफा उनको गए थे। 74%, बहुत बड़ा आंकड़ा ही है। दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से जो उम्मीदवार थी उनको मार्गेट अलवा 182 वोट मिले, 25% वोट सिर्फ उनको मिल पाए, और मतदान का टर्नआउट उस वक्त में 92.95% था। एक तरफा यानी जीत हुई थी, एक तरफा। और तब से और अब का जो आंकड़ा है, जो कल चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, वो देखिए आप, 452 वोट मिले हैं। 452 वोट मिले हैं राधाकृष्णन को, बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं, और मतदान का टर्नआउट पिछली बार से बढ़ गया। पिछली बार 92 था, इस बार 98 हुआ। 767 में से 752 वोट वो मान्य पाए गए और 15 वोट अमान्य यानी अवैध पाए गए। मार्जिन जो है वो 152 का रहा। जरा एक बार दोनों आंकड़े एक साथ आप देखिए, दोनों आंकड़े एक साथ देखिए आप। उस वक्त में 528 जो है वो मिलते हैं जगदीप धनखड़ को, और दूसरी तरफ जो है वो 182 मिलते हैं मार्गेट अलवा को। यानी जीत का अंतर 346 जीत का अंतर था। और अब का चुनाव आप देखिए, उस वक्त में 528 वोट मिले थे मोदी जी के उम्मीदवार को, और इस वक्त में वोट मिले हैं 452 जो है वो वोट मिले हैं 528। ये जो मार्जिन है 76 वोट यहां पर जो है कम हो गए, यानी। और जो जीत हार का अंतर था वो 346 से सीधे 152 पर आ गया। 118 का फायदा विपक्ष को हो गया। विपक्ष को पिछली बार 26% वोट मिले थे, विपक्ष को इस बार 40% वोट मिले। ये जो है वो नतीजा है इस चुनाव का, और ये नतीजा बताता है कि बीजेपी के लिए सोने पर सुहागा नहीं है, करेला वो भी नीम चिढ़ा है। यानी एक तो आपको चलते हुए एक उपराष्ट्रपति को घर बैठाना पड़ा, ये आरोप जो लग रहे हैं, और उसके बाद में जो आप लेकर के आए बिल्कुल आरएसएस से निकाल करके एक उम्मीदवार को, सब कुछ झोंका गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब चुनाव हो रहा था तो कल चुनाव के दौरान इस तरीके से तैयारी चल रही थी जैसे कि राज्यसभा के चुनाव में रिजोर्ट में विधायकों को ठहराया जाता है, बहुत तरीके की जो है वो रिजोर्ट वाली पॉलिटिक्स जो है वो काम में आती है, उस तरीके से काम हो रहा था। कहीं पर मनोहर लाल खट्टर को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, कहीं पर पीयूष गोयल को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, कहीं पर गिरिराज सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अलग अलग ग्रुप्स में सांसदों को रखा गया था, और उनकी देखरेख, उनको लाने ले जाने का जिम्मा, उनके खान पीन का जिम्मा, वो सब जो है वो इन सांसदों की जिम्मेदारी लगाई गई थी। आप सोचिए कि इस तरीके से
उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ है और गिरिराज सिंह ने तो सीधे कैमरे पर बोल दिया था कि झटका मीट खाइए, एनडीए के उम्मीदवार को जिताइए। ये हालत थी बीजेपी की। आत्मा की आवाज, झटका मीट खाइए और एनडीए के उम्मीदवार को वोट दीजिए। आप किसके सुन रहे हैं? बीफ खाने वाले एनडीए वाले हैं। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। ये संस्कारी पार्टियों के सांसदों की हालत है। ये जो अपने आप को सनातनी पार्टी कहती है उनकी हालत है। छोड़िए इन संस्कारी और सनातनी, राजनीति में जो जितना नंगा ना हो, जो राजनीति में जितना नीचे ना जाए, ये सब पार्टी अक्रॉस द पार्टी आप चले जाइए। लेकिन आप सोचिए जरा, मतलब प्रधानी के इलेक्शन में भी इतनी छिछालेदर नहीं होती है। प्रधानी के इलेक्शन में भी कोई खुल करके नहीं कहता है कि भैया आपको जाकर के हेडपंप पर निशान लगाना है और इधर आकर के मुर्गा मटन भात अपना चला हुआ है वो सब खाओ आकर के। प्रधानी के इलेक्शन में चलता है इस तरीके से कि ठीक है भाई, आप इधर लगा दो बटन और उसके बाद में ठर्रा देसी लेकर के चले जाओ। इस तरह की बातें वहां कही जाती है। आप संसद में हैं साहब, आप माननीय सांसद हैं जी, आप तो पाकिस्तान भेजने वाले सबसे बड़े जो है वो, छोड़िए अब सारी बातें नहीं कही जानी चाहिए। ये हालत थी इनकी और अब जो है वो बधाइयां दी जा रही हैं। जरा एक बार देखिए, ये स्क्रीनशॉट देखिए आप। ये नरेंद्र मोदी जी की दो बधाई हैं। एक बधाई है जब वो अभी बधाई दे रहे हैं सीपी राधाकृष्णन को, और एक बधाई है जब वो उस वक्त में जगदीप धनखड़ को बधाई दे रहे थे। और यही जो है वो बीजेपी की इस वक्त में सबसे बड़ी कमजोरी है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए एक नई लाइन तक नहीं ये क्रिएट कर पा रहे हैं। वही हूबहू लाइन जो है वो इस्तेमाल की गई है। ये दो लाइनें कि ये आउटस्टैंडिंग वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वही हूबहू लाइन वहां उनके लिए चिपकाई गई थी, वही हूबहू लाइन जो है वो अब चिपकाई गई है। ये बीजेपी की हालत है। ये नरेंद्र मोदी के, उनके जो चलाने वाले लोग हैं, जाहिर सी बात है कोई भी बड़ा नेता होता है वो बहुत कम अपना ट्विटर हैंडल चलाते हैं, और नरेंद्र मोदी साहब ने ट्वीट नहीं लिखा होगा, ये मान करके चलना चाहिए। तो जो उनके रणनीतिकार हैं, सलाहकार हैं, उनकी आप कितनी दयनीय स्थिति है वो देख लीजिए। झलकता है उनका दिवालियापन। वो देखिए, ये दिख रहा है यहां पर कि आप एक नई लाइन तक नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। एक बधाई के लिए एक नई लाइन नहीं लिख पा रहे हैं आप, और आप जो है वो ढिंढोरा पीट रहे हैं। और जरा सोचिए इस बात को। अब आइए जरा राजनीतिक बातों पर। सबसे बड़ी बात यह है, जो कहा जा रहा है कि नवीन पटनायक, उन्होंने फोन करके कहा था कि बी सुदर्शन रेड्डी को वो वोट देंगे, उन्हीं को वोट देंगे हमारे सांसद। लेकिन आखिरी में यह हुआ कि उनकी तरफ से एक दिन पहले उनकी तरफ से उनके प्रवक्ता आते हैं, उनकी पार्टी के सांसद आते हैं, वो कहते हैं कि हम इसमें अब्सेंट रहेंगे। क्यों भाई? आपकी बात हुई है, आपको सत्ता से उखाड़ करके फेंक दिया बीजेपी ने, और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो अलग रहेंगे। क्या ये पूरी तरह से सीबीआई, ईडी और ये सारा वो वाला प्रकोप है? और इसी तरीके से आप साउथ में चले जाइए, बीआरएस, केसीआर, ये और जगन मोहन रेड्डी, जो अपने आप में जो है वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, वो सारे एक तरफ हो गए, यानी बीजेपी की तरफ। अब बीआरएस में केसीआर ने तो कह दिया कि हम चुनाव नहीं में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अब्सेंट रहेंगे, और केसीआर ने कह दिया कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे। अब सोचिए कि अगर ये नंबर भी अगर उस तरफ चला जाता तो नरेंद्र मोदी जी, उनकी कैंडिडेट की स्थिति क्या होती? यानी करीब करीब बस 100-125 सीटों का अंतर रह गया था। और ये जो अंतर है, ये अंतर आपकी राजनीतिक ताकत को दिखाने के लिए काम आता है कि आपकी राजनीतिक ताकत क्या है। उधर से अकाली दल, उन्होंने कह दिया कि हम अब्सेंट रहेंगे। भाई एक तरफ तो आप कह रहे थे कि पंजाब में बाढ़ है, भयंकर तरीके से हालात है, नरेंद्र मोदी मदद नहीं दे रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तमाम बातें आप कह रहे थे। लेकिन जिस वक्त में मौका आया नरेंद्र मोदी जी को नुकसान पहुंचाने का, आप अब्सेंट हो गए। वरना अकाली दल की तरफ से क्यों नहीं इंडिया गठबंधन को वोट किया गया?
ठीक है, आपके पास में एक वोट था, एक वोट तो इस्तेमाल करते ना, एक वोट तो इस्तेमाल होता ना। दुनिया में हिटलर के सामने जब लोग खड़े हुए थे तो एक आदमी उसमें से कोई हाथ खड़ा नहीं कर रहा था, उसकी तस्वीर वायरल होती है। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर क्रिएट की गई हैं, लेकिन एक प्रतीक के तौर पर, एक संकेत के तौर पर तो जरूर जो है ये कहा जाता है कि हमने प्रयास किया, भले ही गिलहरी के जितना ही सही। हम मतलब वो थे जो, एक कहावत कही जाती है कि एक चिड़िया, एक जंगल में आग लगी हुई थी और एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी ला ला करके बुझा रही थी। तो किसी ने पूछा कि चिड़िया तुम कितना बुझा पाओगी? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम आग लगाने वालों में तो कम से कम नहीं होगा, मेरा नाम बुझाने वालों में होगा। तो जिस वक्त में मौका आया, आप 2 दिन पहले तक घूम घूम करके जेसीबी मशीन पर 500 की गड्डियां बांट रहे थे। आप कह रहे थे बताओ डीजल कितना चाहिए, पेट्रोल कितना चाहिए, मोदी जी को किसानों का कर्जा माफ कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। और जब असल बात आई तब आप एब्सेंट हो गए, एब्सेंट हो गए साहब। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो अमान्य वोट है, ये किसके हैं, किसके हैं अमान्य वोट? ये देखिए, आप पहले ही 5:28 पर समथिंग जयराम रमेश ने ट्वीट कर दिया था, 5:30 बजे के आसपास, चुनाव खत्म होने से पहले ही, कि हमारी तरफ से पूरी तरह से वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। 315 हमारे सांसद थे और 315 सांसदों ने 100% टर्नआउट करते हुए वोट डाला है, और 100% जो वोट डाल करके हमने अपने तरफ से रिकॉर्ड क्रिएट किया है, ये उन्होंने कहा। लेकिन जिस वक्त में नंबर आए तो इंडिया के खेमे में सिर्फ 300 थे, और दूसरी तरफ अमान्य के खेमे में, वहां पर उसमें खांचे में लिखा हुआ था 15। तो क्या 15 के 15 विपक्ष के ही थे? ये अभी भी सवाल है और हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि कभी भी ये चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। वो बात अलग है कि कोई सूत्रों के हवाले से ये बताए, कोई सूत्रों के हवाले से वो बताए, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप सीपी राधाकृष्णन जो नए उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, बराबर का मौका देंगे? क्योंकि उनके ऊपर एक तरीके से पहले तो वो छतरी टंगी रहेगी कि देखिए साहब, आपसे पहले भी एक थे, वो भी बहुत कोशिश करते थे उधर बचाने की, लोगों को, सरकार को बचाने की, लेकिन उनका क्या हाल हुआ पता नहीं, वो कहाँ है पता नहीं। तो आप भी थोड़ा सा न्यूट्रल रहिए, हमें कोशिश कीजिए, हमें मौका दीजिए। बोलेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे जो नेता हैं, वो बोलेंगे इस बात को, और ये बात रखी जाएगी, और जाहिर सी बात है तब यही कहा जाएगा कि नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड। ये बातें तब भी होंगी। तो अभी एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि यहां पर तो पहला जो पड़ाव था और ये जो तय था, ये ऐसा तो होना ही है। हालांकि उसमें यह था कि कौन कितने नंबर से आएगा, वो नंबर भी तय हो गया। अब जो है वो असली लड़ाई बाकी है, और वो संसद की है, राजनीति की है, और उसमें कौन कितना नंबर स्कोर करता है वो देखना बाकी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।